नाम और दौलत शोहरत सबका पचती को ना रहे, आजमा के ने देख लियो जो मेरी जस्ती को ना रहे। बॉलीवुड तक आप चले गए, किसी का क्रेडिट भी खा गए। ओ हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने। नहीं, एक प्रोग्राम में फिर आपकी जुबान भी नहीं खुली थी। विकास का तो उसमें सिर्फ इतना ही क्रेडिट हो सकता था कि नीचे लिख देते ये पुराना गाना विकास ने गा रखा। खूब विरोध था जी, मेरे पिताजी तो बहुत ज्यादा घोर विरोधी थे मेरे। सपना चौधरी भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू का है कि एफआईआर किसने कहा है, ये बताएंगे हम कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। और फिर यही मन उन्हीं कार्यों का डर दिखागा, हमने इतना डरा देता कि हम फैसले करने की शक्ति को खो बैठते हैं। तो महिला ने गलत कराया होगा तो उसकी सोच है ना, उस ईंट के गोली मारते हैं लोग। तो राम राम, इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपके गले स्वाति कादियान और आज जो है हमारे न्यूज रूम में खास गेस्ट जो है वो हमने बुला लिए हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने गाने सुने होंगे, आपने रागनी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपसे उनसे मिलवा दे हैं। जी हाँ, रामकेश जीवन पुरियाड़ा जो है वो हमारे न्यूज रूम में पहुंच गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में अगर बात करें तो सर ने रागनी भी बहुत गाई है, गाने भी गाए हैं। सर लेखक भी हैं, एक्टर भी हैं और साथ में निर्माता भी है। और अगर बात करें हम कैसेट के दौर तक लेकर हैं और अब ओटीटी तक भी सर का जो सफ़र है वो देखने मिला है। बॉलीवुड की जो बात करें तो हरियाणा की इंडस्ट्री उड़ तक भी पहुंच गई और सर का खासा योगदान जो है उसमें देखने मिला है। आपने तमाम गाने सुने होंगे। आज सर से चर्चा करेंगे उन गाने के सफ़र के बारे में और उनके खुद के जीवन के बारे में। सर सबसे पहला सवाल जो है मैं लेना चाहूंगी, हमारे जो एडिटर है विनोद लांबा सर वो भी हमारे साथ मौजूद है, साथ में सोनू शर्मा जी भी हैं और साथ में परविंदर भी है। तो सर सबसे पहला सवाल सर से मैं ही ले लूं क्योंकि हरियाणा की बात करें तो सर का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो गाना हुआ था हवा, जो पानी हवा की बात करी थी आपने कि ना पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी। तो सर हवा तो बदल गई है, लेकिन हरियाणा में कितनी हवा आपके गाने तक विपरीत जो है वो बदली हुई आपने नजर आई है? देखिए, जब हवा बदली है, पानी बदला है, लोगों के विचार बदले हैं, तभी ये गाना लिखने की नौबत आई। और ये गाना मैंने जब लिखा तो मैंने ये सोच के भी नहीं लिखा था कि मैं इस गीत से कोई पैसा कमाऊंगा या कुछ। मेरा अपना एक वो है कि मैं कुछ इस तरह के गीत या जो समाज सुधार की बातें या फिर संस्कारों की बातें करूं, लिखूं, वही मैं करता हूं। उसी से मैंने ये गाना लिखा था। और सच बताऊं तो पैसे के लिए गाना नहीं लिखा था, लेकिन मेरे जीवन में ये गीत आने के बाद में जो चेंज आया और जो पैसा आया वो भरपूर आया। तो बदल गया स्वाति का सवाल यही था। आपका जो कल्चर है, पूरे गाने मैंने देखे, थोड़ी सी रिसर्च भी की और मैं सुनता हूँ जितना समय मिलता है। पत्रकारिता से अलावा हमारी टीम भी पूरी रिसर्च करती है। तो पूरा रामकेश भाई सवाल मेरा यही था कि हरियाणा का जो कल्चर होता था, हुक्के की बात होती थी, हालांकि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हुक्के में चौपाड़ की बात होती थी, बड़े बूढ़े बैठा करते थे, पंचायतों में फैसला हो जाया करता था। खापा बहुत गलत तरीके से आज भले ही बदनाम हो रही हो, खापों के फैसले हुआ करते थे, कोर्ट से भी नहीं टूटा करते थे। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मैंने भी बड़े बूढ़ों के ना चिलम बहुत भरी है, तो मैं थोड़ा सा मैंने भी ज्ञान है इसका। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि जो एक भाईचारा और जो तमाम चीज़ें थी हरियाणा में, इस गाने के माध्यम से भी आपने कहा है, ओवरऑल आपको कितना बदला हुआ हरियाणा 2024 में लगता है? देखिए, बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है और बदलाव होना अच्छी बात भी है, मैं इसको बुरी नहीं मानता। पर बदलाव के साथ अगर हमने अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल गए ना तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हम बदलें समय के अनुसार, लेकिन हमने इतना नहीं बदलना है कि हम अपनी सारी पुरातन चीज़ों को ही भूल जाएंगे। जो लोग इतिहास भुला देते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उनका कुछ भी वजूद नहीं रहता। इसलिए मेरा मकसद यही रहता है कि मैं अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को जिंदा रख पाऊँ और लोग उसको सुनें, हमारे नए बच्चे सुनेंगे तो उनको यादें रहेंगी, तो संस्कार और संस्कृति जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, यही है। और आपने देखा होगा कि जिस देश ने या जिस प्रदेश ने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भुला दी, उनका वजूद ही मिट गया। तो मेरी यही रहता है कि मैं अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को जिंदा रखूं। हरियाणा ही नहीं, आपने तो देश बदल गया उस पर भी बोला है, उसका मैं गाना देख रहा था। ईवीएम का जिक्र है उसमें, नोटबंदी का जिक्र है उसमें, और जो तमाम चीज़ें सरकारें जिस तरह से बदली ना, एक हिस्ट्री का चैनल खोल के देख लो आप, जिस तरह से आपको अंदाज़ा लग जाता है। आप पूरा ट्रांजैक्शन पीरियड दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकारें बदली और उस दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे वो बड़े खूबसूरती के साथ आपने पिरोए हैं। तो ये ओवरऑल जो सरकार
संस्कारों के बदलाव या फिर नोटबंदी जैसी ईवीएम पे सवाल उठाना, इसमें आपने कई तस्वीरें देखी, मोदी साहब की लगा रखी हैं, राहुल गांधी साहब की लगा रखी हैं, तो पूरा आपने जो राजनीतिक सटायर भी किया है कि पूरा घटनाक्रम देश में भी बदल गया। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है उसका? कितना बदला देश, और ये कितना बदला देश गीत मैंने इतना ही लिखा है जितना मैंने देखा है, पहले का नहीं। ये आपने ये मेरा जो बर्थ है वो है 1981 का, और मैंने 1984 से लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे जो पहली बात याद आती कि मेरे जीवन में मेरी कोई ऐसी घटना जो मुझे पहली बार याद आती हो, तो वो याद आती है कि इंदिरा गांधी मर गई। मुझे मैं उस समय 3 साल का या 4 साल का होगा, लेकिन मुझे याद है लोग ये कहते, मुझे ऐसा लगता कि लोग ये कहते इंदिरा गांधी मर गई, ऐसा मैं सुनता। मैंने गीत भी वहीं से शुरू किया कि मरती इंदिरा गांधी देखी, तो वहीं से शुरू किया था। और वहाँ से जो मतलब जब तक ये बनाया, ये लॉकडाउन में मैंने गीत लिखा था, और उसी समय तक ये मैंने लिखा, जितना जितना जो लिखा। कुछ लोग तो उसमें कमेंट भी आए हुए हैं, ये कहते हैं कि ये बीजेपी का गीत है। तो मैं सवाल पूछ लेता, आप खुद ही कमेंट में आ रहे नहीं हैं। आप थोड़ी तारीफ सी करते नजर आते हैं। देखो क्या है, तारीफ की ऐसी कोई, मैंने तारीफ उसमें एक बात बताओ, मैंने एक भी बात कोई ऐसी लिखी हो जिसमें तारीफ लगी हो? जो मैंने देखा, जो हुआ वही लिखा, उसमें तो मैंने कोई अपने पास से तो कुछ भी नहीं लिखा। क्या जिक्र किया? ईवीएम बदनाम होती देखी? नहीं, वो ईवीएम, हाँ उसके ऊपर मतलब झगड़ा होता देखा, ईवीएम के ऊपर होती तकरार भी देखी, झगड़ा होता हुआ देखा कि ईवीएम के वजह से। मुझे लगता है ये जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम वजह है हार की, ये गलत है। हार की वजह वो खुद लोग हैं जो ये दोष देते हैं, क्योंकि जो दूसरों को दोष देते हैं ना, वो दरअसल अपनी कमियों को नहीं। ये तो हरियाणा में बहुत चर्चा चल रही है ना, इस इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद कांग्रेस वालों ने तो पूरा हल्ला मचा रखा है कि भाई हवा हमारी थी और सरकार ये बना गई, ईवीएम में दोष है। नहीं सर, ऐसा नहीं था। देखो ये तो पता नहीं मुझे ये देख करके लोग ये भी कहने लगे जब बीजेपी का आदमी होगा, ऐसा नहीं है। ये मुझे पूरा एहसास था कि इनकी 50 सीटें आएंगी, और मैंने मेरे कार्यक्रम आप उठा के देखना कोई भी, सब में बोला भी था कि 50 सीटें बीजेपी की आएंगी। कुछ मैंने काफ़ी कार्यक्रम किए सर, पलवल में किया, आटवान, पूरा हरियाणा में ही घूम के मैंने ज़्यादा बीजेपी के साथ किए। कौन थे मतलब बड़े? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, और अपने योगी आदित्यनाथ जी, अपने मुख्यमंत्री के भी काफ़ी मतलब कार्यक्रम किए, कांग्रेस के भी किए। तो फिर कमेंट तो आएंगे ही ना भाई, ये जो आप प्रोग्रामों में नजर आ रहे हो उनके साथ, उनके लिए वोट की अपील कर रहे हो, तो फिर लोग तो सब तरह के कमेंट करेंगे। फिर रामकेश भाई, मेरे को आपने बुलाया, हाँ मैं आया, हाँ, मेरे को अगर दूसरे चैनल वाले बुलाते तो मैं वहाँ भी आता। तो मेरे को अगर बुला ही ये रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँ, बताओ इस बात की। मेरी इसमें क्या कमी है? मेरे को कांग्रेस वालों ने 1-2 जगह बुलाया तो मैं वहाँ गया। हाँ। मैंने वहाँ भी कार्यक्रम किए। अच्छा, कौन सा जीता उनमें से? हम आर्टिस्ट हैं। कौन सा जीता उनमें से? सतपाल ब्रह्मचारी जी जीते, और वो उसमें लोकसभा में, हाँ। और विधानसभा में भी मैंने 4-5 प्रोग्राम तो किए। टोटका यहीं खराब हो गया, कांग्रेस वालों ने कम बुलाया आपको, नहीं, तो वो बीजेपी वाले जीत गए। ऐसा तो नहीं, लेकिन है ना, देखो मैं कलाकार हूँ, और कलाकार का काम होता है अपना कार्य करना। मेरे को इस चीज़ से कोई वो नहीं। हाँ, मैं देशभक्ति की बातें करता हूँ, मैं देश प्रेम की बातें करता हूँ, मैं सनातन की बातें भी करता हूँ। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कहीं बीजेपी का ना हो। और सर तमाम जो गायक हम देखते हैं तो वो तमाम पार्टियों को ज्वाइन करते हुए भी नजर आते हैं, पार्टी की सदस्यता ले लिए हुए हैं और चुनाव भी लड़ते हुए नजर आवे। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि मैं भी चुनाव लड़ लूं, या फिर वो जो कर रहे हैं आपको वो सही या गलत किस तरीके का नजरिया? इसी में एक बार ऐड कर देता हूँ। कोई नाटे ना नाटे, मासूम शर्मा बीजेपी की टिकट मांग रहा था भाई, मैंने बताया, मैंने इंटरव्यू किया था उसका। चलो देखो, मांग रहे होगे, बिल्कुल सबको हक है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे हर्ष भाई ने लड़ा था, और एक दिन हम बैठे थे कहीं एक कार्यक्रम में थे, तो उसने पूछा था कि भाई हर्ष तू इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं यूँ भी लड़ सकता भाई, जब सब लड़ सकते तो इसको क्यों नहीं, सबको आज़ादी है। लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं कोई राजनीति में आने का इच्छुक है, और ना मैं चाहता कि मैं राजनीति में आऊँ। आपकी पसंद नहीं? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। हाँ, रामकेश जी नमस्कार। पहले तो धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे। और एक मेरा सवाल ये है कि देखो, आपने एक कैसेट का दौर देखा, उस तो पहले सॉन्ग का भी दौर देखा हुआ कि लोग जाया करते, फिर सीडी आ गया, आजकल ऑनलाइन आ गया। तो ये फर्क देख के कलाकार ने क्या लगा कि मतलब ये कितना, देखो एक कैसेट भी क्या करती है उस तो पता लग गया था, और आजकल तो आपने व्यू का इसका तो पता लग गया, पेड में भी करते हैं। तो आपने भी कोई ट्रिक अपनाई ऐसी, या
कुछ कहना चाहेंगे इस पे? काम चल रहा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आपके कैमरे के सामने बैठे कह रहा हूँ, मैंने आज तक 1 रुपए का भी प्रमोशन नहीं लगवाया। मैं जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल हूँ। अब मैं कितना हूँ ये तो जनता ही जानती है। मेरा परिवार चलता है, मेरे जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन प्रमोशन नहीं। मैंने मतलब प्रमोट अपने आप को ज़्यादा ये मतलब पैसे लगा करके या फिर मेरे गीत को नहीं। जितना लोग सुनते हैं मुझे ओरिजिनल सुनते हैं, और इतना ही मैं चाहता भी हूँ कि मैं ओरिजिनल ही रहूँ। तो उस दौर को आप मिस करते हो जब लोग सॉन्ग सुन जा रहे थे, सॉन्ग यानी कितने कितने लाख लोग पहुंच जा रहे थे, हजारों लोग पहुंच जा रहे थे। आज एक व्यू का जमाना, यूट्यूब पे दिख जाए सब कुछ, और कैसेट का दौर आ रहा था, कितना संघर्ष आ रहा था उस टाइम कलाकार के लिए। देखिए, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। उस समय की बात बताऊंगा, मैंने वो चीज़ भी जी कर देखी है। हमने बहुत परेशानी पैसे की बहुत ज़्यादा देखी है। उस समय क्या था सर, पैसे बहुत कम मिलते थे। किसी कलाकार के पास, हरियाणा के कलाकार के पास तो अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, और पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। स्टेज शो के भी मतलब बहुत कम ही पैसे मिलते थे, इतना नहीं था कि वे बहुत ज़्यादा मिलते थे। लेकिन आज जो आर्टिस्ट अच्छे हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इससे अच्छा काम मुझे ना लगता है। इतने ज़्यादा पैसे हैं, लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इनकम सोर्स इतने ज़्यादा हैं, कई कई जगह से पैसे आते हैं सर। बिल्कुल, आजकल बाउंसर भी रखने लग गए हरियाणा वाले। बाउंसर रखो चाहे ना रखो वो कोई बात नहीं, चलो वो एक अपना वो बनाने के लिए है। रामकेश जी, शुरुआत करें हैं। सबसे पहले आपका गाना आया हट जाता हूँ पाछे ने, ठीक है। शुरू तक लेकर आखिरी तक आप तक वो जुड़ रहा है गाना, आगे भी जुड़ा रहेगा, बहुत हिट रहा है वो। तो सबसे पहले तो बताओ गाना बनाया क्यों कर, फिर उसके बाद ये बताइए कि उस पर विवाद क्यों होया, बॉलीवुड तक आप चले गए, किसी का क्रेडिट भी खा गए, न्यू भी आरोप लागे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये गाना दरअसल क्या है, मैं पहले रागनियाँ लिखता था, और जैसे ही गाने आने शुरू हुए, मैंने पहला एक गीत सुना जो मेरी जान बांगरो, एक गीत सुना डीजे पे चल रहा सर। मुझे ऐसा लगा ये हरियाणवी गीत किस फिल्मी गीतों की तरह आने लगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरे माइंड में ये आया कि ऐसे गीत तो मैं भी लिख सकता हूँ। एक बारात में हम गए हुए थे, जब जहाँ मैंने डीजे बजता हूँ वहीं पे ये गाना मैंने लिखा था, हट जाता हुआ गाना। क्योंकि वो ताऊ लोग जो है ना, बच्चों को नाचते हुए, चलो भाई बहुत लेट कर दिया तुमने, मतलब वो करते थे। तो उनको देख करके ये लाइन आई थी, हट जाता हूँ पाछे ना। इसमें आएंगे, इसके विवाद पे अपना सवाल परविंदर आप जारी रखना, लेकिन हट जाता हूँ पाछे ने एक ऐसा गाना था जिससे हरियाणवी गाने को पहली बार डीजे में, शादी मध्य प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है, किसी और राज्य में हो रही है। मेरी टीम के और भी सदस्य हैं जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, तो चारों बैठे हरियाणा वाले हैं। इसके अलावा जो है वो लोग भी उसी चीज़ से रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि हरियाणवी गीत या हरियाणवी गाना जो सच में कोई वायरल हुआ, फेमस हुआ, जिसने हरियाणा की एंट्री बॉर्डर तोड़े, यानी कि हरियाणा से बाहर जो निकला, वो हट जाता हूँ पाछे ने था। हाँ, ऐसा सुनने को मिलता है। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा बड़ा हिट होगा, पर मुझे ये था कि जहाँ जहाँ हरियाणा में लोग सुनते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलेगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा हिट होगा ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ, और इससे मुझे एक नाम मिला। रामकेश जीवनपुर वाला वो उस एल्बम से निकल के आया, क्योंकि जो विकास, हाँ उधार भी घर वालों से ही लिए थे, मतलब उधार मान लो उसको, थे तो पैसे हमारे। देखो, मैं डिटेल में जानना चाहूँ, बहुत सारी डिटेल है इसके बारे में, जी जी, आधी अधूरी। आ जाए बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसका म्यूजिक किसने बनाया था? इनका म्यूजिक हमारे गुरुजी हैं सतीश सहगल जी, उन्होंने बनाया है। उन्होंने और भी बहुत सारे, पूरी एल्बम का म्यूजिक ही उन्होंने बनाया था। एल्बम का नाम नया लिफाफा। नया लिफाफा का म्यूजिक करने वाला गाया विकास कुमार ने था, और लिखा मैंने था उसको पूरा। कौन सी कंपनी तो है? रिलीज हुआ था दैया म्यूजिक से। ये फिलहाल में राइट किसके पास है? राइट मेरे पास ही है, जो मेरे गीत हैं। विकास कुमार एक पॉडकास्ट में कहे हैं कि अच्छा खासा गाने की ऐसी तैसी कर दी, अपना हरियाणा मिस्त्री जी बोले हैं, और बोले अश्लील तरीके से परोसा गया। बॉलीवुड की फिल्म थी वीरे की वेडिंग, साथ के साथ में एक है कि मेरी वोकल भी काट दी, और बोले एक और भी आरोप लगा हुआ है, बोला भगवान की सी करनी हुई, गाड़ा फिल्म दोनों लोगों। नहीं वो पता नहीं फ्लॉप है क्या जी, फिर भी उसके मतलब 20-30 करोड़ व्यूज़ तो आ ही रहे हैं, वो फ्लॉप हुई भी मान सकते हो। इसमें क्या था, वो ये गाना जो फिल्म बना रहे थे वो हमारे रोहतक के ही थे, जो प्रोड्यूसर थे राजेश बख्शी, वो उसके प्रोड्यूसर थे। फिल्म का नाम था वीरे की वेडिंग। तो उसमें वो गीत लिख के मैंने ही दिया था, उन्होंने बोला 2-4 लाइनें ही लिख दो और बदल दियो थोड़ा थोड़ा। इसने वो थोड़ा सा ही बदल के दे दिया। सुनील चौहान जी ने उसको गाया था, और उसके राइट मैंने ही उनको दिए थे।
उसमें बाद में फिर विकास ने उसके ऊपर केस वगैरह की बात जो आई, क्योंकि विकास का तो वहाँ करना कुछ बनता ही नहीं था, क्योंकि उसके पास तो उसको था ही नहीं कुछ भी। आपके समेत 16 आर्टिस्ट आता है, 5-7 करोड़ का वो नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस आया था आपके पास? नहीं मेरे पास क्यों भेजेंगे, क्यों भेजे, कौन भेजेगा? जब क्योंकि विकास उस टाइम पे मीडिया के सामने आया था और ये कहा था कि भाई मेरा क्रेडिट तो देना ही चाहिए था, तो ये हाँ, क्रेडिट था विकास का? विकास का तो उसमें सिर्फ इतना ही क्रेडिट हो सकता था कि नीचे लिख देते ये पुराना गाना विकास ने गा रखा है, बस इतना ही हो सकता था, और तो कुछ था नहीं। जो पुराना जो असली गाना है वो विकास ने गा रखा है, इतना लिख देते तो अच्छी बात थी, उसके लिए वो भी बड़ी अच्छी बात थी कि भाई उसको लिख देते। अगर उन्होंने नहीं लिखा तो चलो गलत है, वो फिर ज़्यादा वो करता तो वो लिख भी देते उसमें, भाई इतना ही था। फिर इसका हुआ क्या? जो ओरिजिनल था वो ज्यादा बड़ा हिट था, या फिर फिल्म में बॉलीवुड में मुंबई पहुंच के उसकी एंट्री होगी तो हट जाता हूँ पाछे ने हरियाणा वालों के लिहाज से गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, या बॉलीवुड में एंट्री के पाछे ज्यादा बड़ा हिट हो गया? नहीं ओरिजिनल से बड़ा हिट तो नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा, और वो बड़ा हिट वही है, ओरिजिनल ही। विवाद निपट के जो परविंदर पूछ रहा हाँ, थोड़ा वो सा, निपट देखो गए। हम हैं पत्रकार, पूरा आपके जीवन परिचय दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्रिलिंग भी होगी। मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे, विकास के भी देखे जी। विकास ये कब है कि भाई जो कुछ भी हमने मिला, रामकेश जी ने मिला, मन ने मिला, वो हट जाता वो पाछे तो मिला। तो बोला सपना चौधरी ने लिया है गाने में, मन नहीं लिया थे, मतलब पुराना साथी था। देखो तो सपना, एक सवाल हो रहा है मेरा, सपना चौधरी भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू का है कि FIR किसी ने क्या करे ये बताएंगे हम, तो आपकी साइड तक भी कुछ वार्निंग वगैरह दी गई थी विकास ने? नहीं, विकास ने क्यों वार्निंग दूंगा, मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा हमारा प्यार है, उसको क्यों दूंगा? हाँ, वो अपने सबकी अपनी सोच होती है, कौन मन तो सभी का करता है कि जो तो मैं होता हुए गाने में अच्छी बात भी होती, मेरे लिए तो और भी अच्छी थी अगर मान लो विकास ही उसको दोबारा से गाता। सुनो था आप उसमें कहो हो कि भाई ये गाना हिट होया, जब आप तो लेखक थे और वो सिंगर था, उसने ज्यादा पछाड़े थे, बोला विकास स्टार वाली फील ले जाते इसलिए अलग हो गए थे हम। हाँ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा था बिल्कुल, क्योंकि देखो उस समय ना तो मेरे को ज़्यादा समझ थी, मैं भी नया ही था, बच्चे ही थे हम, विकास तो मेरे से भी छोटा था, तो उसमें स्टार वाली फील थी, मेरे में नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक पर्दे पर दिखता भी नहीं था। अब तो आ गई होगी। नहीं अब भी नहीं है सर, अब तो समझ भी आ गई ना, अभी समझ नहीं आ रही। मेरा एक गीत है मनीष के ऊपर लिखा, मेरा नाम और दौलत शोहरत सब का पचती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरी जस्ती को न्यार है। दौलत शोहरत में ईसा नशाना किसे न पहचाने, अपने आप न सब तो ऊपर बाकी फद्दू माने, क्योंकि ये अहंकार आ जैसे फिर किसी तरह रचती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरे जस्ती को न्यार है। इन चीज़ा न रोकण या घने ठंडे मन का होश है, जो कर्म पे करे विश्वास और ना भूखा धन का होश है, और जो दुनिया में रहा सदा ही कोई हस्ती को न्यार है, अजमाग ने देख लियो जब मेरी जस्ती को न्यार है। गुरु रणबीर सिंह कहे याद आवे जब टेम आखरी आवे, राम केस दे ध्यान कर्म पे ना खामे खा इतरावे, और टेक के खा ले, यह मेहर राम की रोज बरसती को न्यार है। भगवान की कृपा हो जाती, कभी कभी अगर मान लो किसी का कुछ अच्छा काम होता है तो उसमें भगवान की कृपा होती है। हम अहंकार करने लगते हैं ना, तो ये मान लो फिर हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या, वो अहंकार ही मिलेगा अहंकार बस। कौन कर गया अंदर? बहुत लोगों में होता है। मैं इसी पे अभी बस इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसका फाइनल क्या है? हट जाता हूँ गाने का जो विवाद था, इतना बड़ा हिट तो है, मैंने कहा कि अक्रॉस मध्य प्रदेश और बाकी आसपास के राज्यों में भी कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में तो जरूर पहुंचा, बिहार तक भी और तमाम जगह देखा गया। अब क्या सीन है इसका? और मैं चाहूंगा कि आपके अंदाज में भी दर्शक एक बार इसे सुन पाए। राइट तो आपके पास ही है ना, तो हाँ जी, हाँ जी। कोई इसमें स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। नहीं कोई नहीं कर सकता। हट जाता हूँ पे अब कोई विवाद नहीं है, और अच्छा है वो चीज़ चली गई, मतलब हट जाता हूँ से मेरे को नाम मिला खूब, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने है ना ये सोचना ही बंद कर दिया था कि ये गाना मेरा है। वैसे लोगों को तो पता ही है, क्योंकि मैं सोचे जाऊँ मेरा हट जाता हूँ है, तो वो चीज़ मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मैंने तो फिर ये सोचा कि मैं अपनी शुरुआत को दोबारा से करूँगा, और मैंने किया भी, क्योंकि हट जाता हूँ की इमेज एक ऐसी इमेज थी, वो टूटनी बहुत मुश्किल थी। एक बार हो जान दो ना आपके आवाज अच्छा। में। ओ हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, हो हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, आज से यार मेरे की शादी, एक बोतल दो बियर ला दी, मेरा उठे पैर सराटे में नाचन दे जी भर के ने। बहुत बढ़िया।
लेकिन इसका वो है ना, इसकी सोनू परविंदर, मुझे ये चीज़ बड़ी समझ में आई, ये वाकई ना इसे कोरिलेट कर पा रहा हूँ मैं भी। शादियों में जाते हैं जब उत्पाद सी मस्ती है ना कि भाई बारात लेट हो रही होती है, बारात लेट हो रही होती है, उस समय का है ना ये पूरी कहानी। खासकर ताऊ ताऊ आता है, अरे चलो 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 चलो। चोरी वाले वेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। डीजे गाना वो यही हिट बना हुआ था। इसका हाँ जी। इसका थीम भी ये था कि भाई बारात लेट हो रही होती हाँ, जो भी है तो ताऊ है। जो बड़े बूढ़े होते हैं शाणे गांव के, वो तो क्या है चलन जो आगे, हाँ, और छोरे छोरा जरूर नाचेंगे। हाँ, वो ये होता है, वही की थीम पे लिखा वहीं की है। थीम थी। यस। एक गाना और हिट हुआ आपका, हाँ बड़ा जी। जबरदस्त, सारा रोला पतली कमर का। हाँ सर, वो किस तरह लिखा गया था, के हिसाब था उसका? वो सर मैंने नहीं लिखा था, वो एक मेरा शिष्य है दिलकश लाडी, उसमें नाम भी है आखिरी में उसका, वो दिलकश लाडी ने लिखा था। वो टोहाना से है लड़का, और उसका कंपोजिशन मैंने किया था, म्यूजिक उसका भी गुरुजी सतीश सहगल जी ने ही किया था। और वो गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ, अब भी खूब चलता है वो शादियों में, ये सारा रोला पतली कमर का। अच्छा गाना था और बढ़िया नहीं, सुनता तो था। अब सवाल ये रामकृष्ण जी, जैसे ये जोड़ी चली थी, नया लिफाफा आया था, हिट हुए थे, सारे गाने हिट हो गए, हाँ जी सर। तो यह जोड़ी दोबारा तो देखने में मिलेगी? क्योंकि विकास भाई की और जो आपका एक बार चला था मामला, वो हिट होया था, तो हरियाणा वाला दोबारा तो देखने में मिल सके या जोड़ी? हाँ हाँ मिल गई। मैंने तो अभी उसके लिए गाने लिखे 2-3, अच्छा। अभी जल्द ही, मतलब मेरे लिखे गाने विकास गा रहा है और वो आ रहे हैं जल्दी, बहुत तो जल्दी। राइट का मामला ठीक होगा? नहीं, राइट तो मेरे पास ही रहेंगे, होता है लेखक के पास ही होते फिर तो हैं। बॉलीवुड में ऐसा- देख न्यू नहीं कहते हो कि मैं हूँ लेखक। फिर लेखक तो है ही, लेखक तो लेखक ही रहेगा। वो अब तो क्या हो गया, अब जैसे हट जाता था, जितने गीत थे राइटर को पहले कुछ मिलता नहीं था जी, अब तो रॉयल्टी आने लगी हमारी। अब तो मेरे जितने पुराने गीत थे सबके पैसे आते हैं मेरे आपके को। भी स्पॉटिफाई पे 2.5 लाख लिसनर है महीने के। अब वो होंगे, पर तो इतना तो नॉलेज नहीं है, पर नहीं, अब आप एक पॉडकास्ट में गए थे, रॉयल्टी तो अच्छी आ जाए। हाँ खूब आती तो जो क्या है। है, खूब आ, पैसे की कोई कमी नहीं है, कृपा है भगवान की पूरी। अब एक जो सवाल पीछे मेरा सर आपसे ये भी कि दादा लक्ष्मीचंद का जब जिक्र हुआ तो उनके परिवार के सदस्य जो उनके खिलाफ थे कि भाई गाना बजाना कोई ठीक काम को नहीं, कुछ और काम पकड़ ले, जाटमेर सिंह, फौजी जाटमेर सिंह का जिक्र हो, उनके परिवार के भी सदस्य ने कहते कि भाई तू बढ़िया नौकरी लाग रहा है, सरकारी नौकरी कर अपना, क्यों गाने बजाने में बढ़न लाग रहा है। तो क्या आपके साथ भी कोई इस तरीके का घर परिवार की तरफ से आपने लग गया कि परिवार के सदस्य खिलाफ है, या आपने बहुत स्ट्रगल करना पड़े हो परिवार ने मनान खातर कि भाई मैंने करने दो, संस्कृति तो बचाने की जो आप बात करते हो नजर आ? खूब विरोध था जी। मेरे पिताजी तो बहुत ज़्यादा घोर विरोधी थे मेरे, बेहद, मतलब बात भी सीधे मुंह नहीं करते थे, गालियां देते थे मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे। पर मैं नहीं रुका, किया काम। मैंने एक कविता लिखी, पूरे जीवन को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी सर फिर, कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना हो, बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे, जब कामयाब हो जाओगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेक कराएंगे, टूटी हुई सड़क होगी, कहीं पर गड्ढे भी मिल जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास और संयम फिर तेरा साथ निभाएंगे, फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है, जल सा शीतल हो जाना, फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है। जो सबसे मिल के आगे बढ़े फिर वो नाकाम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जैसे ही नाम होता ना, मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है। कि असली संघर्ष अब होगा, सुनो कहाँ पर खो गए तुम, किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया के हो गए तुम, सोच समझ कर चलना है। मुश्किल होगी जो सो गई तुम, और संभाव जरूरी हुआ है, यहाँ पर ध्यान रहे गई हो गई तुम। राम के स्नादान बहुत परंतर से तू ज्ञान जगा, गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर होगा। सच्चाई से काम किए जा, किसी से करना नहीं लगा। दादा जगन्नाथ जो कह गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा कि बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम। रोड़े तो आपकी जिंदगी में बहुत आए, मैं देख रहा हूँ। से शुरू किया, परिवार की बात की, एक आध जो शो करने गए राजस्थान में, फिर थोड़ा सा किसी और चीज़ का ना, समझ रहे हो ना, वो कुछ कहता नहीं, तो सहारा लेना पड़ गया आपने राजस्थान वाले शो में। कौन सा क्या था उसका अनुभव बताओ। वो क्या था सर, मैंने जब गाना शुरू किया, सन के साथ बताओगे ना तो ज़्यादा दर्शक थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे। जब मैंने गाना शुरू किया तो जैसे ही गाना शुरू किया तो मैंने स्टूडियो में तो गाना शुरू कर दिया, लेकिन स्टेज पे नहीं गाया था कभी भी। स्टेज पे क्योंकि आगे काफ़ी लोग बैठे होते हैं तो एजिटेशन थी एक। तो पहला ही एक शो आया मेरे पास में, तो मैं उस शो में जब गया, राजस्थान में था वो, एक हमारे साथी कलाकार हैं मुकेश फौजी,
तो उन्होंने वो शो बुक करवाया था। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में आया, गुरु जी ने, सतीश सहगल जी ने कह के भेज दिया, म्यूजिशियन भेज दिए, सबके वैसे ऐसे करना। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पर भीड़ को देखा, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी उस समय, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं डर गया वहाँ पर। मैं बोला नहीं होगा। वो मुकेश बोला सर ये तो पैसे भी आपके नाम से ले रखे हैं और ये तो लोग भी ये सुन के आ रहे हैं भाई रामकेश जीवनपुर वाला हट जाता वाला वो आ रहा है, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं गलत तो तब होगा ना जब मैं यहाँ चढ़ूँगा, मेरे से गाया नहीं जाएगा, फिर मेरी खाम बेइज्जती और होगी। बोला सर मैं नहीं गा सकता भाई, मुझे माफ़ करो। मैं गाड़ी में बैठ गया, उसका ड्राइवर था, उसने मेरे को बोला ये थोड़ा सी दवाई ले लो सर। तो उसने मेरे को एक पैक बना कर दारू का दे दिया सर। मैंने वो पी लिया। कुछ तो मतलब दुख सा था कि मैंने गलती करी क्यों, मैंने क्यों शो इसका लिया, मतलब बुक करना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही मैंने वो ले सर 2 मिनट के बाद में ही मतलब मेरा डर सा खत्म होने लगा। मैं बोले यार एक और दे मेरे को। उसने एक और, जैसे ही 2 लेते मैंने मुकेश को बुला, माँ इधर आ, मेरा नाम बोलो। सर भगवान की ऐसी कृपा हुई, मतलब इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। मेरे को जितने गीत याद थे 8, 9, 10 मैंने सारे के सारे गा दिए वहाँ पे। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम, और लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, मेरे को पैसे भी दिए लोगों ने इनाम के तौर पे भी। और उस दिन के बाद में फिर नहीं, एक प्रोग्राम में फिर आपकी जुबान भी नहीं खुली थी। हाँ वो उसके बाद 3-4 कार्यक्रम होने के बाद में वो एंकर वाली बात बताता हूँ सर। मेरे अंदर एक अजीब सा घमंड पैदा हो गया कि जैसे अब तू गाने वाला हो गया है। अब मैं हमारे गांव से थोड़ी सी दूर में ही ऊंचाना है हमारा जो हल्का भी है ऊंचाना, वहाँ पे हमारे को किसी एक जागरण का कार्यक्रम था, वहाँ बुला लिया। मेरे पिताजी और मैं गए। अब जैसे ही वहाँ गए तो बहुत भीड़ है वहाँ पे, काफ़ी अच्छे सिंगर गा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रही क्या बकवास कर रहे हैं, क्योंकि एक वो जो अंदर जब आता है ना वो किसी को कुछ नहीं मानता। तो वो जैसे मेरे को ये लग रही क्या बकवास कर रहे हैं यार, मेरा नाम बोलो जल्दी से जल्दी। अब जैसे ही सर एंकर ने मेरा बड़े अच्छे तरीके से नाम बोला, लोगों को बड़ी उत्सुकता थी। मेरे अंदर पूरा घमंड था कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। लेकिन सर सच बताता हूँ, सरस्वती माँ की कसम, आवाज़ भी नहीं निकली मेरी वहाँ से। मुझे सुर का ही पता नहीं चला कौन से सुर है कहाँ है, यूँ का यूँ माइक रख के आ गया था मैं वहाँ पे। और मैं जब आया तो मैं सतीश सहगल जी के पास में आया। अगले दिन मैं वहाँ खूब रोया उनके पास आके। मैं बोला क्या हुआ, मैं ऐसे हुआ गुरु जी। फिर उन्होंने मेरे को ऐसा एक थप्पड़ मारा। मैं बोला क्या है तू, इतने बड़े बड़े गाने वाले, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा ऐसा, तेरे मन में क्या था, मैंने बताया ऐसा था मन में। आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं सोचना। उसी दिन से बस बिल्कुल अपने आप को जीरो ही मानता हूँ। मैं हूँ भी जीरो ही और मानता भी। एक मिनट राकेश भाई, इसमें ना एक बड़ा मैं कोरिलेट करना चाहूँगा नए सिंगर्स के साथ ना, जब करियर आपका पीक पे चल रहा होता है। आपने कहा कि शुरू में एक इन्फ्लुएंस ले लिया, लेकिन हनी सिंह के आप अगर इंटरव्यूज हाल फिलहाल के देखें तो अपने उस दौर की बात करते हैं। हनी सिंह कोई नाम के मोहताज तो है नहीं, लेकिन हनी सिंह करते हैं कि भाई जब मैं स्टारडम आया, रात को 18-18, 20-20, 22 घंटे मेरी नस फड़फड़ाती थी कि मुझे और काम करना है। फिर थोड़ा जो स्मोकिंग और ये सब की तो वार्निंग हम चला देंगे जब दिखाएंगे इसको, थोड़े नशे की तरफ वो बढ़ गए। नशे के बाद जब उनका स्टारडम गया नशे के पीक पे, तो स्टारडम के बाद उनको एक डिप्रेशन का दौर भी चला गया। तो ये एक जो लाइमलाइट की इंडस्ट्री होती है इसमें दौर भी आता है। इस पर भी मैं जरूर चाहूँगा कुछ आपका अपना अनुभव हो तो वो भी बताएं। और जो आपसे यंग जो सिंगर्स हैं, जो स्टारडम ऊपर नीचे चलता रहता है ना भाई, एक दिन तो लाख देखनियाँ हो और एक दिन 100 भी ना आए, तो उसका बड़ा डिफरेंस होता है, उस पर भी आप बात जरूर करें। देखो सर क्या है डिप्रेशन, है क्या, पहली बात है डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन क्या है, जो ये मन है ना, इसके कारण डिप्रेशन आता है। ये मन बड़ा चंचल है हमारा, और ये मन हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा है, सबकी जगह ही बता देता हूँ, सब ये नहीं सभी के अंदर होता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा वो एक और आप वो रिलेट करेंगे। स्टारडम है, जो स्टारडम कम होता है तो फिर आदमी वीक फील करने लगता हाँ है, नशे की हाँ तरफ या- वो मैं बताता हूँ ना। ये जो मन है, ये मन हमारे से कुछ ऐसे कार्य करवा देता है जो इसको करने में बड़ा आनंद आता है, और फिर यही मन उन्हीं कार्यों का डर दिखाएगा, हमने इतना डरा देता कि हम फैसले करने की शक्ति को खो बैठते हैं। उसको डिप्रेशन कहा आपके जाता है। साथ हुआ? नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ। हाँ डिप्रेशन कैसा हुआ मेरे साथ में, डिप्रेशन क्या था मैं बताऊंगा। हुआ जैसे विकास और मैं जब अलग हुए तो उस समय आया मेरे अंदर कि मैं ये सोचता था यार, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा था कि अब लोग तुझे क्या कहेंगे, ना मैं गाता था लिखने वाला था, अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसी सोच के। 2 महीने 4 महीने, हाँ 4-5 महीने। तो वो भी क्या था, वो भी मेरे मन का ही वहम था। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहम ही था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहना है,
हम जब लोगों को सोच करके अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं ना, तो ये मान लो हम खुश तो रह ही नहीं सकते। लोग तो पता नहीं क्या क्या मतलब हमारे से एक्सप्लेन वो करना चाहते हैं, पर नहीं, हमने अपने तरीके से जीवन जीना है। तो इन चीज़ों को भूल करके आज मुझे समझ में आता है आज कि बहुत अच्छा हुआ, विकास नहीं जाता तो मैं गायक नहीं बनता सर। मैं गाने कभी उससे पहले आप गाते गाते नहीं, मैंने उससे पहले कभी नहीं गाया था। तो विकास आपकी जोड़ी टूट गई। हाँ, तो मैं नहीं कौन से गाता सन था। में टूटी? ये 2008 में तो आप सिर्फ लिखते थे उससे मैं पहले? लिखता था। हाँ, उसके बाद उसके बाद में फिर जैसे विकास गया तो मेरे को बड़ा बुरा भी लगा, और बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली बात जो थी, सतीश सहगल जी ने मेरे को देखा और उन्होंने फिर पहचान लिया कि कहीं न कहीं को वो तो समझदार थे उस समय। तो उन्होंने बोला तू गाता क्यों नहीं, तू गा। माँ जी मैं कैसे गाऊँ, मुझे गाना नहीं आता, क्योंकि मैं वो डम्मी वगैरह और वो जो कंपोजिशन बताता था तो उनको पता होगा ये गाने गा सकता है। तो उन्होंने बोला तू गा सकता है। तो उन्होंने मेरा गाना शुरू करवाया। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस, मेरा एक पहली एल्बम आई थी नया जमाना नाम से, वो लोगों ने काफ़ी सुनी, उसमें अच्छे अच्छे गीत थे। इसमें एक गीत था कि ना पहले आला खाना ना पहले आला बाना, ना किसे ते शर्माना जी ने खाड़े हो गे रे, लगे फैशन आला रो गई गाते उगाड़े हो गे रे। ये इस तरह के गीत थे। और वो जब गाया तो उससे फिर मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए सब कुछ, और अच्छा दौरा। नहीं बिल्कुल, जैसे आप आए हो स्टूडियो में और आपसे वो गाना नहीं सुनाएंगे तो देखो ये भी जाती होगी, जो पानी वाले हवार पानी का जो गाना है ना, उसका तो एक बार सुनाए दो, वो तो जरूरी है। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे, पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल कांपे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, और गाम के माँ बाणिया की हाट ना रही। बहुत बढ़िया सर। सर रणबीर बड़वासिया को आप अपना गुरु मानते हैं, लेकिन अगर बात करें हम राजेंद्र खरकिया की, तो एक कह कर ना हरियाणवी में कि जो पानी आली पानी प्यादे रागनी उनने के मुँह अच्छी लग गए है। तो आप कोई इसी रागनी जो रणबीर बड़वासिया सर के मुँह है आपने वाह अच्छी लगती हो, या हरियाणा में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि उनके मुँह पे जच्चा भाई, बाकी तो किसी और के मुँह पे इतने ना जचती? गुरु जी की बहुत सारी रागनियाँ हैं, उन्होंने तो कई हज़ारों रागनी गा रखी हैं और सारी अच्छी गा रखी हैं। और मैं जब गुरुजी मैंने पहली बार देखे थे जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था, और हमारे गुहांड में आए थे वो, तो मैं छठी क्लास में था, बिल्कुल उनको देखने के लिए वहाँ सुनने के लिए गया था। मैंने सुना था कि जैसे रेडियो सुनते थे कभी कभी, वो आए हुए हैं, तो मैंने पहली बार वहाँ पर देखा था। उसी दिन मैंने अपने मन में ही उनको गुरु बना लिया था कि मेरे गुरु जी यही हैं। उसी दिन मन में गुरु जी बना लिया, और मैंने कभी गुरु जी को ये नहीं कह पाया मैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, और अभी तक भी नहीं? अभी तक भी मैंने नहीं कहा, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी मैं काम करता रहा तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट। अरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल। दादा लक्ष्मी पर आपने मूवी बनाई थी, किसा के रिस्पॉन्स आया? और दादा लक्ष्मी के बारे में थोड़ा, जो हमारे बाहर के दर्शक हरियाणा, देखो हम तो जाना हरियाणा में पैदा हो रहे हैं, तो दादा लक्ष्मी के बारे में आपके मुंह से थोड़ा और पता लगे लोगों को कि भाई दादा लक्ष्मी ने क्या किया था। क्या लोग कहते हैं कि आप तो भी दादा लक्ष्मी की तरह देखते हैं, तो आप उसको कितना मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दादा लक्ष्मी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, शख्सियत भी कहना नहीं उनको ठीक रहेगा, तो अवतार थे, माँ सरस्वती पुत्र थे वो। और मैंने दादा लक्ष्मी पे फिल्म नहीं बनाई थी, मेरी फिल्म का नाम था लक्ष्मी चंद हरियाणवी, और वो दादा लक्ष्मी के जीवन पर नहीं थी वो फिल्म। मतलब वो जो एक लड़का होता है वो दादा लक्ष्मी जी का फैन होता है, और लोग उसको लक्ष्मी कहने लगे, लक्ष्मी चंद हरियाणवी कहने लगे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता है। ये मेरी कहानी थी। और दादा लक्ष्मी पे यशपाल शर्मा जी ने फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी है। और दादा लक्ष्मी तो ये मान लो, ये बताते हैं कि वो बिल्कुल अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के बावजूद ना उन्होंने जो इतनी कुछ चीज़ें लिख दी। और ये भी यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने तो मतलब कभी जो कविता करते थे ना, वो ऑन द स्पॉट भी कविता करते। दादा लक्ष्मी चंद का जिक्र चल रहा है, मैंने भी मूवी देखी है, और मेरा इंटरेस्ट भी रहता है कि हरियाणा को लेके, भाई उम्र तो 81 आसपास ही है,
लेकिन उससे पुरानी जो चीज़ें हैं उसे देखने का मुझे भी इंटरेस्ट होता है और घर वालों से भी सुनते हैं उस हिसाब से। एक सीन का बड़ा ज़बरदस्त सीन है कि उनके घर वाले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि जब देश की शायद आज़ादी से पहले का वो जिक्र है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे कि बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, उनकी एक सभा हो रही थी और दादा के पेच ऐसे फट गए, ऐसे अड़ गए कि उनकी सभा के साथ में उन्होंने गाना शुरू कर दिया और वो पूरी सभा, तो इस तरह का मतलब चार्म था और इतनी बड़ी। और कुछ बताइए उनके बारे में। बिल्कुल था, ये सत्य बात है। और ये तो बड़े बड़े बुजुर्ग पहले बताते हैं कि उन्होंने ऐसा देखा है। और लक्ष्मी चंद जी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो तो ये मान लो, उनको शख्सियत कहना भी छोटी बात है। वो तो अवतार थे भगवान की। वो तो ऑन द स्पॉट गीत गाते थे, उसके उनके नीचे लिखने वाले बैठ जाते थे, लिख लेते थे। उनमें कुछ शुद्धियाँ तो करते होंगे, ऐसा सुनने में आया है। और वो जितने भी वेद शास्त्र भागवत गीता ये पंडितों से सुन लेते थे और सुन करके फिर उनकी कविता बनाते थे। जैसे हमारे 4 वेद हैं, तो वेदों को भागवत को ये संस्कृत में होते थे, लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज हमारे जो पुराने बुढ़े हैं ना, वो वेदों की बात करते हैं। वो कहाँ से आए? वो लक्ष्मी चंद जी के गीत सुन सुन के उन्होंने वेदों को सीखा। हरियाणवी में वो चीज़ें जो उनका ब्रह्म ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान के जो गीत हैं, रागनियाँ हैं, वो सुनते तो वो पूरी उसमें है, मतलब वेदों में से बातें लिख लिख के उन्होंने लिखा उनको और गाया। तो बिल्कुल हाड़ी जो हड़बाते थे उनको भी वेदों की बात याद होगी। तो उनका तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। और एक बार तो बताते हैं, अभी वो अगली मूवी जो आएगी शायद उसमें ये सीन आए, वो पेज फंस रहा है उसमें, वो रिलीज नहीं वो हो पा रही। नहीं, अगली जो लक्ष्मीचंद वाली आए, हाँ पार्ट 2 शायद, वो नहीं, वो बनी नहीं है अभी, उसमें शायद आएगा। एक बार है ना, पूरे देश का एक कंपटीशन हुआ था, जब तो उस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1945 में दादाजी चले गए थे, 1903 में जन्मे, 42 साल जी, जो मेरी उम्र है, इस उम्र में ही वो चले गए थे। तो वहाँ बॉम्बे में एक कंपटीशन हुआ था। और बॉम्बे में जो कंपटीशन हुआ था उसमें लता जी भी नहीं थी, सुरैया एक सिंगर थी, अपने फिल्म में नई बननी शुरू हुई थी। तो वहाँ पर लक्ष्मीचंद जी जब गए, बताते हैं वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा पी रखी थी, उठा करके उसको लेके गए थे अंदर ऑडिटोरियम में, कोई ऑडिटोरियम था उस समय का, और वहाँ पे कार्यक्रम था। और वहाँ पर जब उनको स्टेज पर धरिया जाके, धरना ही पड़ा, वो मतलब बैठाने वाली बात थी भी नहीं, क्योंकि वो इतने वो थे, और साज बजा तो वहाँ पर खड़े हुए। उन्होंने क्या देखा कि आज से पहले उन्होंने ऐसी स्टेज कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ घूम करके गाते थे, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठते थे, बीच में सांग की स्टेज होती है, आज भी ऐसा ही होता है। लेकिन वो पहली बार था कि सामने बैठे हैं सब लोग, आगे पीछे कुछ नहीं है। और एक और नई बात थी उनके लिए वहाँ पे उस समय सबसे बड़ी, कि एक भी आदमी पगड़ी वाला नहीं बैठा वहाँ पर। तो सब अपने यहाँ पर तो खंडका बांधते थे, पगड़ी पहनते थे, वहाँ पर कोई पगड़ी वाला आदमी नहीं है। अभी इनको कैसे सुनाऊँ? तो ये बताते हैं, वहाँ जो गीत गाया उन्होंने, वो गीत हरियाणवी में नहीं गाया, वो गीत मैं गाता हूँ। वो गीत एक, उसको बहरे तवील तर्ज बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो उन्होंने सुंदरता का एक गीत गाया पद्मावत के इतिहास में, कि हुसन देवी जू रंभा ऐसा देखा अचंभा, हुसन देवी जू रंभा हो ऐसा देखा अचंभा, ना कछुए की चोंच सा, ना छोटा ना लंबा, और धड़ चिकना था, और धड़ चिकना था जैसे केले का खंभा, साबुन मलमल तला बीच नहाने लगी, वो तो मुस्कुरा के गाना गाने लगी, मारी इश्क की भरगोली और रतन जड़ माथी चोली, मारी इश्क की भर गोली और रतन जड़ माथी चोली, कह लक्ष्मी चंद बोली वो कोयल सी बोली, और मुझे याद आती है वो सूरत भोली भोली, जादू पढ़ पढ़ के फूल बगाने लगी। ये लेकिन आज के टाइम में वैसे 2-3 सवाल मेरे हैं, मेरी टीम बाकी सदस्य सोनू, परविंदर और स्वाति लगातार कर रहे हैं। यार एक चीज़ बहुत है कि हरियाणा को लेके ना भाई, एक तो जाति पे गाने बनाते हैं, जो सिंगर जिस जाति का होगा उस जाति को ग्लोरीफाई करता है, उसकी तारीफ करता है, ये आरोप लगभग हर सिंगर पे लगते हैं।
दूसरा ये होता है गन कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। ये हरियाणवी में पहले पंजाब की जो इंडस्ट्री है उस पे लगता था आरोप, और अब हरियाणा वाली पे भी लगता है। नशा पत्ता की जो बात की जाती है उसमें जो घरवाला क्या नशा पत्ता कह दें, उसको लेकर भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। और इससे तो कोई दिलजीत दोसांझ भी नहीं बच पाए, उनको लेकर भी किसी मीडिया में कमेंटबाजी हो गई कि भाई दारू के बिना को गाना हिट करवाओ। क्या सच है, क्या दारू के बिना, गन के बिना, जाति के बिना गाना हिट नहीं होता क्या? जो सबसे बड़े हिट गाने हैं उन गानों में इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है सर। अपने देश का सबसे बड़ा हिट गाना अपने हरियाणा का ही है। अपने जो देश का सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना है अपने भारत का, वो हरियाणा का गीत है 52 गज का दामन, जो 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन हो गया अब तो वो है सबसे। उसमें तो कहीं मतलब कोई दारू नहीं है, कोई वो नहीं, कितना गजब है, फोक है, असली फोक, वो सबसे बड़ा हिट है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बगैर नहीं होता। आप सहारा लेते हो इन चीज़ों का? नहीं सर, मैंने तो कभी मतलब इस तरह के गीत नहीं लिखे, ना कोई कभी मैंने जाति पाति पे। नाम ले दूं भैया, अमित सैनी रोहतकिया की जो बात है उसमें कास्ट की या तो नहीं, लेकिन हाँ गन कल्चर का जिक्र जरा बहुत ज़्यादा आता है। मासूम शर्मा का आप जिक्र कर लीजिए, मासूम शर्मा के गानों में भी थोड़ी बदमाशी, दबंगई की जो बात होती है ना, तो वो हरियाणा की इमेज तो पहले लठमार सी बोली एक तो ऐसी होगी अपनी, ऊपर से इमेज ऐसी होगी, अचार लिखा हो, कौन सा गाना है वो भाई साहब? आपका भी एक गाना है? मेरा तो वो फिर जहाँ गाड़ी पे अचार लिखा वो बहुत है, शीशे पर जमींदार लिखा हो। बताऊंगा पर सवाल करूंगा। हाँ जी, तो पहले एक बार थोड़ा 2 लाइन गा। जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बैला की मिल जोट बाजती, दामन आली बीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। ये गाना है सर। अब इसका नया वर्जन ये है कि भाई कब्जे के प्लॉट नहीं देखे और आमने सामने के चैलेंज हो रहे हैं गानों में, तो मतलब देख लो हरियाणा में, देख लो कब्जे के प्लॉट से पहचान हो रही है। आप समझ गए हो कि मैंने किस सिंगर का नाम ले दूं? आप ही बताओ सर, मैं वैसे सुनता भी। देखो सर, हाँ मतलब देखो है तो ये गलत चीज़ है। आप एक जाति पाति को फैलाना भी गलत चीज़ मानता हूँ मैं। हाँ, जाति, अपनी जाति की तारीफ करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरी जाति को नीचा अगर दिखाते हो गीत में, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और रही गन कल्चर की बात, ये गलत है, मैं गलत मानता हूँ। पर बच्चे और नशा जो है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि गलत असर जिस चीज़ का पड़े वो सारी चीज़ें गलत हैं। पर सारे मेरे अच्छे चाहने वाले हैं, सिंगर सब अच्छे हैं। मैं उनको देखो पर्सनली तौर पे ये भी बोलता हूँ भाई थोड़ा, और हालांकि वो बदलेंगे भी, ऐसा नहीं है, अभी अच्छे अच्छे गीत गाने लगे, अब आने लगे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे करेक्ट कर देगी मेरी टीम ही रिसर्च में, वो तो साफ कहता है गा के देख लिए हमने, वो तो गाने चलते ही नहीं है। शायद मासूम शर्मा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कह रहा है कि मजबूरी है हमारी। नहीं, मासूम ही एक ऐसा सिंगर है सर, वो जो भी गाता है वो हिट हो जाता है, मतलब उसमें या खास क्वालिटी है। वो रोमांटिक गीत गाएगा वो भी चलेगा, वो अब ये गन वाले गा रहे हैं ये भी चल रहे हैं, वो मतलब भजन गाता तो उसके भजन भी चलेंगे, वो हर एक तरह के गीत उसके चलते। केडी और उसके जो सिंह फंस रहे हैं, डांडा न्योड़ी वाला के, उनके इस चीज में फंस रहे हैं कि भाई तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में, तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में। इन दोनों का बड़ा चल रहा होगा, देखा होगा आपने, डिस्ट्रैक्ट भी गाने बना देते एक दूसरे की खुंदक पे। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, और यहीं तक सीमित नहीं है ये बादशाह और जो हनी सिंह है वहां तक भी चल रहा है ट्रेंड। तो वहाँ से ही तो शुरू हुआ ही है। और जहाँ तक इनकी बात है दोनों की, देखो डांडा जो हो वो तो मेरे को कभी आज तक मिला नहीं, मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। कुलबीर और मैं बहुत दिन इकट्ठे रहे हैं, हाँ केडी, वो हम बहुत ज़्यादा दिन इकट्ठे रहे हैं। कुलबीर एक क्रिएटिव माइंड का लड़का, बहुत ही अच्छा लिखने वाला है वो भी किसी भी तरह के गीत लिख सकता है, उसमें खास क्वालिटी, जो भी लिखेगा बहुत अच्छा लिखेगा। वो अगर मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, और निचोड़ के लिखता है, वो बहुत अच्छा लिखने वाला है। और ये जो कंट्रोवर्सी है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई है तो गलत, पर इतनी ना बढ़े कि भाई जिससे मतलब कोई ऐसी चीज़ बन पावे, या फिर आगे बच्चों पे, आने वालों पे गलत असर जावे, या फिर लोग बस कंट्रोवर्सी देखने लग जाएं, गानों को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, प्रेम से जब रहेंगे, प्रेम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
बिल्कुल। आप संस्कृति ने बचाने की बात करो सर, क्योंकि आपके गाने में भी झलक है, आपकी जो रागणी गाओ उसमें भी आपकी हरियाणा ने बचा लो भाई कुकरी और कल्चर ने बाहर काट के लेकर आओ, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इससे सीख ले सके। तो आपने क्या लगा कि आपने कोई इसी चीज़ आप जो करना चाहते हो, या तो आप कर नहीं पा रहे, या आपकी करने की अभी भी मंशा है कि मैं उसने जरूर करके जाऊँ आने वाली जनरेशन खातिर, जैसे दादा लक्ष्मी चंद ने जो किताबें लिखी हैं, आप भी अच्छा लिखते हैं, तो उस चीज़ ने जोड़ के ना, ताकि जो हरियाणा की संस्कृति ने बचाने खातिर तमाम जो सिंगर फील्ड में उतर रहे हैं वह सब भी आपका सपोर्ट करें। देखो बात इसी है, कोई स्पेशल जमानू सीधम सीधा न्यू कंदा हो कि मैं जमा संस्कृति बचाना रहा हूँ, ये तो है झूठ। अब मैं न्यू कहने लगूँ कि मैं तो संस्कृति बचाने के लिए आ रहा हूँ, नहीं, मेरा अपना परिवार भी चलता है इससे। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी चले, मैं पैसे भी कमाऊँ, लेकिन मैं ये काम करके कमाना चाहता हूँ। मैं और मतलब उस तरह की चीज़ें करके नहीं कमाना चाहता। मैं संस्कृति की या देशभक्ति की इनसे पैसा ही तो कमाना है, लेकिन मैं इनसे कमाना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मन नहीं इतना ही बहुत है कि जिससे मेरा काम चल रहा है। अब किसको बहुत ज़्यादा नीड है वो कुछ भी करेगा, कुछ ये वो सब है, लेकिन मन नहीं, इसमें आनंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी आखिरी में मैं ज़्यादा पसंद आऊँगा। तो बस संतुष्टि से जितना मिल जाए थोड़े थोड़े में गुजारा कर लें। मेरी ज़मीन में दम है, मेरी भूख कम है। रोटी खानी है, बस बात यही है। बिल्कुल, आपने एक गाना गाया उसमें आपने राहुल गांधी तो लाइन में लगा दिया नोटा की मैं, और मोदी के सामने दुनिया झुका दी, तो मतलब बीजेपी के हैं क्या? नहीं सर, देखो ऐसा नहीं था। देश बदल गया। देखो हाँ, उसमें क्या था, मैंने कोई गलत कराया हो तो बताओ सर। राहुल गांधी लाइन में लगा तभी तो मैंने लगा रखा, वो फोटो तभी तो लगा था ना वो लाइन में। मैंने कोई झूठ बोल लिया इसमें, वो लाइन में लगा, मैंने दिखा दिया। और मतलब सब हाथ जोड़ते, आप दूसरे देशों के लोग ना देखे हो तो वो बताओ, ऐसे ऐसे करते देखे ना, तो वो मैंने क्या गलत दिखा दिया सर उसको। मनमोहन, अच्छा एक करना वहीं से जहाँ से इसने पकड़ा था। कहाँ से पकड़ा था? मनमोहन का मौन भी देखा। हाँ, मनमोहन का मौन भी देखा, आया स्मार्ट फोन भी देखा, बढ़ती यातायात भी देखी, प्रदूषण का जोन भी देखा, बदली सरकार भी देखी, जीत किसे की आर भी देखी, नोटबंदी का झटका देखा, चोरों को लगा फटका देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखी, यो एक न्यारा झटका देखा, नींव मंदिर की रखते देखी। इस तरह से था ये गाना पूरा, इस तरह से होता बस। फिर ये मैंने देखा है, ये हमारी इच्छा थी राम मंदिर बने, उसकी नींव रखी थी। मैंने इसमें लिख दिया तो इसमें बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए सर। मुझे जहाँ तक लगता है कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है, आप खुद तो बता रहे थे, आपके कमेंट आते, हमने और क्लियरली बुलवा लिया। हाँ, कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण इन चीजों का विरोध करना ही है। कौन सी चीज? जो सी चीज़ों का विरोध करें, जो बीजेपी की, उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि राम जैसे बीजेपी का ही हो। उन्होंने तो यही साबित कर दिया देशभक्ति करना तो बीजेपी का काम है, हम क्यों करें? ऐसा लगता है सर, मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है। और मुझे पार्टी से कोई नफरत नहीं है। पार्टी तो पार्टी होती है, ज्यादा पसंद भी कोई होगी? लोगों से नफरत होती है। ज्यादा पसंद कौन सी है? कि मुझे सब, वो सबका अपना अपना पर्सनल है, सबको कोई न कोई तो पसंद आता ही है सर। आप तो बहुत बढ़िया काम हो रखा है। तो पहले रॉकी मित्तल हुआ करते थे, रॉकी मित्तल को फिर हटाया गया, बाद में फिर एक और को बनाया गया पब्लिसिटी में, और ओएसडी तक के पद दिए गए। तो सिंगर्स की नाराजगी क्यों रहती है? फिर भी मैंने सुना है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जिसको बैठा रखता है उसके साथ नाराजगी क्यों रहती है? देखिए सर, क्या होता है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो नाराजगी उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध की अगन जगह आती है, और जब क्रोध आता है ना तो फिर आदमी कुछ भी बकता है। सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता कोई भी, और आज तक ना हुई है, ना कर पाएगा कोई भी। तो किसी न किसी को तो शिकायत रहेगी। गजेंद्र फोगाट भाई उस लेवल पर पहुंचे हैं तो उसके लायक भी थे, वो इतने पढ़े लिखे भी हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है, वो बड़े अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी हैं, उनकी सोच भी है। ऐसा नहीं है कि भाई वो वहाँ पहुँचे, हमें उनसे क्यों नाराजगी होगी? आपको छोड़ के बहुत से सिंगर्स का देखो नहीं हो सकती किसी को, ये मैं नहीं कह सकता। पता नहीं उनके साथ उनकी क्या पर्सनल बातें हो, उनका मैं नहीं जानता। कोई पर्सनल बात हुई होगी या फिर कुछ ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता है, पर हमें तो नहीं है। अब वो पहुंच रहे, क्या पता तो कल कोई और पहुंच जाए, तो सब ठीक है। कैटेगरी में आगे परविंदर के सवाल है, परविंदर मेरा लास्ट सवाल है बस। आपके लिहाज से मैं अगर पूछूं तो सबसे बढ़िया सिंगर आपके अलावा अभी कौन चल रहा है, और जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं
उनमें कौन चल रहा है, उसमें मेल भी बताना, उसमें फीमेल भी बताना, और जो गाने का एक पूरा कंपोजिशन करना है, डायरेक्टर के तौर पर पूरी फिल्म निकाल कर देनी है, उसमें कौन चल रहा है आपकी पसंद आपके अलावा? सर मेरा मानना ये होता कि मेरे अलावा सारे ही अच्छे सिंगर हैं। ना मान दो यार, ऐसे नहीं, थोड़ी सारी बात आपकी फिल्मों में। नहीं सर, देखो पार्टी में भी खेल गए आप बीच बीच का सर, तो पत्रकार है, का सवाल तो हम भी निकालेंगे भाई साहब। मैं नहीं, मेरा अपना मानना ये है जो है ना, क्योंकि आप किसको सुनते हो? चलो अपने अलावा नए में से। नए में से मैं सभी को सुनता हूँ, सब जितने में में, से नाम? जैसे कुलबीर को सुनता हूँ, केडी को भी सुनता हूँ मैं, अमित सैनी को भी सुन लेता हूँ मैं, दिलेर को भी सुनता हूँ और मैं। दिलेर से कह रहे थे उसकी आवाज और महिलाओं जैसी है, पतली आवाज नहीं है। सर, वो देखा फिर आपको उसको एक, बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग। नहीं आपको एक बात और बता, मासूम को खूब सुनता हूँ। आपको एक और बात बता देता हूँ, दिलेर आने वाला बहुत बड़ा स्टार बनेगा, ये अंदर से आवाज़ें आती हैं, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, शुरू करे और उसको लगन भी ऐसा नहीं है। वॉइस है क्या उसमें, मतलब हाँ, वो कल वही पसंद आ गई लोगों को। अब उसके गाने क्यों सुन रहे हैं लोग, वही पसंद आएगी उसकी, वो जो उसका अंदाज है ना, वो सबसे अलग है, वो वही पसंद आएगा लोगों को। वायरल हो रखी है दोनों की ऑडियो आपस में। हाँ, हो जाती है, कोई बात नहीं। मासूम, मैंने बताया, मासूम किसी भी तरह का गीत गाएगा, मासूम कभी फ्लॉप ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है उसके अंदर भी। आपको इनसिक्योरिटी नहीं, सबकी खुल के तारीफ कर रहे हो आप? नहीं, मैं क्यों नहीं करूं, क्योंकि जिसमें लगता है तो करूंगा मैं सबको सुनता भी हूँ, ऐसा नहीं है। परफॉर्मर में स्टेज अजय पर हुड्डा? अजय हुड्डा परफॉर्म अच्छी करता है, क्योंकि वो सिंगर तो नहीं है, पर वो एक्टिंग जो करता है वो अच्छी करता है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना तो केवरा गान वाला भी मतलब इतना अच्छा नहीं नाच पाता जितना वो बढ़िया नाच है। हाँ, वही तो है, वही तो है। नहीं, सिंगर तो नहीं बन सकते, सिंगर तो सिंगर ही रहेगा, लेकिन जो सिंगर है ना उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, मेरा तो ये मानना है। मैं एक है ना बहुत सीरियस मैटर पर आपसे बात करूँ। हाँ जी, करो। वो है हरियाणा में फूहड़ था। हाँ जी, ठीक है, मैं मेरे दादा के टाइम तक रागनी सुना, दादा था मेरे तो बताया करते ये रागनी, वो भी गया करते, बोले गंदे तो इतने भी गाए। ठीक है, मैं अपने शुरुआत से नाम लूंगा, आपने गुरु का नाम बताया रणवीर बड़वासनिया। हाँ जी, ठीक है, मैं एक दिन यूट्यूब पर रागनी सुनू था, मैंने एकदम से म्यूट करना पड़ा क्योंकि मैं घर पर सुनूंगा। असली तो उनने भी गाए। बिल्कुल। ठीक है, मैं उसे लेकर वहां तक, फिर आपने एक गाना गाया, मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं। उसमें एक लाइन है, समाज ने बिगाड़ के दर देश है ये, गंदे गाने वाले कलाकार नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अमित सैनी रोहतकिया की, वो गालियां नॉर्मलाइज करने लगे। देखा होगा एक दो वर्ड ऐसे हैं जिन आप कह नहीं सकते, वो डीजे पे बातें हैं। मासूम शर्मा, ठीक है, और भी सही से सिंगर आए, बहुत सारे गए। इपी भी एक चीज और चल रही है, छोरी है वे गाने गावे हैं, कान्ना पर का बाल राखो हो, थार राखो हो। तो मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं कर दिया जो अश्लीलता थी। आप उस चीज ने क्यों नहीं एक्सपेक्ट करने लग रहे कि जो पहले स्टेज पे थे, चाहे वो मीनू चौधरी थी, पासी थी, गंदगी तो उन्होंने भी फैलाई है। हाँ, ये भी फैलाने लग रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो पहले वाली ठीक थी। पता है वो क्या बताऊं, वो पहले वाली ठीक क्यों थी मैं बताऊंगा। क्योंकि वो एकांत में होती थी, वो बिल्कुल सरेआम नहीं थी, इतना फर्क था। आजकल तो हम जैसे डीजे पे गीत चलाते हैं तो वो पूरा माँ बहन बेटी सब होते हैं, लेकिन ये जो रागनी कंपटीशन होते थे उनमें कभी भी एक भी लेडीज नहीं जाती थी। वो अलग से तो ये दुनिया में चलता आ रहा है, हम बंद कमरे में क्या करते हैं उस बात की अलग बातें हैं सर, लेकिन जमा खुले आम होने लग जाए वो गलत है। सालों से परमिशन दे रखी है, कोठे खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने बिल्कुल आप उस जमीन पर सड़क के ऊपर करोगे तो फिर तो गलत रहेगा। मेरा सवाल यो है, एक रागनी थी, दुनिया में तक खो देगा तेरे बैम लोग आएगा। ठीक है, उसके बाद मासूम शर्मा का एक गाना है डिलीट, प्यार वाली फीलिंग डिलीट मारनी, जब भी मिलेगी तेरा हिट मारनी। तो यो गलत नहीं है, हिंसक नहीं है यो गाना कि भाई किसी का ब्रेकअप हो गया उसकी हिट मार देगा। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ भी तो हो गए नहीं, तो महिला ने गलत कराया होगा तो उसकी सोच है ना, तो उस हिट मार सकते हैं उसे। ईंट के गोली मारते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है वो ग्लोरीफाई Glorify कर कर सकते हो उसको। सवाल तो हमारा बतौर पत्रकार यही है ना कि इसको ग्लोरीफाई नहीं करना। फिर क्या मैसेज देते हो भाई, इनके फॉलोअर होते हैं। मैं समझ गया मैंने सर। ऐसा बालक है जो 13 साल का 14 साल का है, जो भी स्कूल जा रहा है, उसने दुनिया की जो भी इतना जानकारी नहीं है, उसी की भाषा में उसी की तरह का कोई आदमी को उसने कोई ऐसी बात बताएगा तो उस पर ज्यादा असर नहीं हाँ, ये तो असर पड़े, ये तो मैं कहता ही हूँ। हाँ, मैंने देखो हमारे दादाजी ये कहा करते जगन्नाथ जी कि वो बात कभी मत गाओ जिस अर्थहीन बात हो और जो समाज के ऊपर बुरा प्रभाव डाले, ऐसी चीजें मत गाओ। फंस गए हो आप।
अब जो परविंदर ने सवाल किया था वो किया था कि भाई ऐसा रागनियों से चली आ रही हाँ है, हाँ मैं समझ गया। आज भी चली आ रही है। हाँ तो ये मजबूरी है, यही तो हम निचोड़ निकालना चाह रहे हैं। आप जैसे एक सभ्य है, आपके गानों में बहुत कम परसेंटेज है परविंदर, ये तो इस पे तो हम चारों के चारों कम से कम एग्री है। बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। आपने इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया और हम बिल्कुल कैमरा पे आपको मैं कति फंसूं बधाई नहीं दे रहे हैं सर इस चीज़ की। मैं कति नहीं फंसूं। आप मेरे से पूछो जो पूछना है, बिल्कुल मैं पूछूं फंसूं। आपसे? हाँ जी हाँ जी अन्नू पूछो। कात्यायन। हाँ आजकल एक की जट्टी होगी। हाँ। अन्नू तो मेरी बात हुई है कई सारे शो में उस तरह। ठीक है, ठीक है। अन्नू ने बोले मैं टैग हटाना था रागनी वाला। अच्छा क्यों हटाना था? किसको? आपने अन्नू कात्यायन के साथ वो तो फिर अन्नू से पूछोगे ना, अब ये बात नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछूं कि पहले कुछ ईसा करया करते रागनी कलाकार की, वो एकदम तो यूट्यूब पान ला गया। नहीं पहले इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई रागनी के समय भी फूहड़पन हुआ करता था, होता और था। आज है, उसने रूप बदल लिया। मैं बताता हूँ, होता था रागनी के टाइम में फूडपन होता था, लेकिन वो एकांत में होता था। मैं यही आपको बात बताना चाह रहा था। और ये अब यूट्यूब पे तो अब आने लगे, या फिर अब रागनी को तो सच बताऊं तो अब तो रागनियां सुनने को बहुत कम मिलती हैं। अब आप रागनी सुनते हो, अब रागनी हम तो शुद्धता आ गई है। अब विकास पाथुरिया को आप सुनो, विकास पाथुरिया को सुनोगे ना आप, तो सारे कलाकारों को भूल जाओगे। वो कमाल बात सुनाता है, कमाल ही करता है। कभी उनका इंटरव्यू भी लेना बुलाना, बहुत ही गजब आदमी है। और वो हाँ वो कमाल है। सीरीज शुरू की है। हाँ तो एक है, आप जिस तरह हर उसमें एक कलाकार है, उसका अलग रूप होता है। आजकल भी किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। हाँ जी और आप किसानों की बात भी करते हो। जी, आप जी। देखो किसान फैमिली से भी हो, मुझे पता है। बिल्कुल। और फिर आपने एक बार पंजाब को एक जवाब भी दिया था गाना गा के। तो मतलब पहला तो ये बताओ कि किसानों की मांग को लेकर बीजेपी की सरकार है, आप थोड़े बहुत तो फैन हैं ही कहीं कहीं, तो उस पे आपका क्या रुख है? और वो जो एसवाईएल गाने की हुआ सच्चाई भी बताओ। देखो आपका विरोध। पहली बात तो मुझे ये सच बताऊं तो आपसे पता चला है कि किसान वो कर रहे हैं, और उनकी क्या डिमांड है मुझे नहीं पता है। मैं अब तक लंबी मांग इस चीज़ में पुरानी वही मांगे, जो भी होंगी, जो भी हैं। एक लाइन की तो है एमएसपी की। एमएसपी की हाँ एमएसपी देने तो लग रहे हैं, बस उसको लिख के दे दें, बस बात खत्म हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि भाई ये जो मांग रहे हैं ये पूरी हो जाए। बस मैं तो साथ में हूँ, किसान हूँ मैं भी, ये तो हमारे को भी बेनिफिट होगा, हो जाए पूरी। मैं क्यों खिला पाऊंगा किसी का? और किसान हैं हम। और पानी वाला जो मामला, पानी वाला क्या था, वो तो हमने जो गीत गाया, वो जैसे ही सिद्धू का गीत आया था उसके मरने के बाद में, पहला ही गीत, और बहुत ही एक्साइट। मैंने सच पूछा तो उससे मरने से पहले सिद्धू कभी सुना भी नहीं था। मतलब नाम तो सुना था, लेकिन उसका गीत कभी मेरे को ना सुना था, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट था उसमें। उसकी वो जो गायकी सी थी मुझे पसंद ही भी नहीं थी। तो उसके बाद में जैसे ही वो गुजर गया, तो पहला गीत आया था उसके मरने के बाद, तो बड़ी उत्सुकता थी हमें कि इसको सुने। और जैसे ही वो गीत आया तो सच बताऊं तो बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि ऐसी बातें थी उसमें कि हम टुपका भी नहीं देंगे पानी का, कुछ ऐसा था। तो बोले वो कह रहे हो हम टुपका भी नहीं देना, इस तरह से वो बड़ा बुरा लगा। ये ऐसा, ये जिसने गीत रिलीज किया उसने ही गलत किया। उस गीत से उसके लाखों फैन टूट गए थे, ये और बता देता हूँ। तो फिर वो एक हमारा एक शिष्य है मेरा, उसने वो गीत लिख कर जैसे ही गाना आया तो 1-1.5 घंटे में गीत भेज दिया, सर ये गीत गाओ। तो फिर मैंने वो गीत गा दिया। गीत गाने के बाद में उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई, वो बंद भी हो गया था गीत, मतलब हटा दिया था। तो मैं फिर कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता, शुरू से ही मेरे ये रहा कि मुझे नहीं करनी। अगर मैं चाहता तो वहाँ उस पर बोलता, फिर अगला बोलता, फिर वो होती ऐसी, पर मैं नहीं उसमें फंसा, और वो विवाद वैसे ही फिर खत्म हो गया। लेकिन आपके चेले है केडी, वो बड़ी कंट्रोवर्सी करा है। मैंने एक गजब सी चीज लगी कि एक जगह वह पॉडकास्ट देने लग रहा है, केडी सुबह आ गया 10 बजे कि भाई डांडा मत ना चैलेंज करूं, 2 घंटे के बाद वो दूसरा आ गया। अरे इकट्ठे बैठ जाते, खाट पे बात कर लेते। देखो फिर कंट्रोवर्सी क्या हुई अगर इकट्ठे बैठेंगे तो? प्री प्लान था, फिर बाद में कोऑर्डिनेशन भी हो गया उनका। नहीं, कोलैबोरेशन हो गया, अच्छी बात है। नहीं प्री प्लान तो मैं नहीं कह सकता, पता नहीं हो भी सकते हूँ, मुझे नहीं पता है। देखो क्या पता, क्योंकि आजकल तो सब कुछ चीज प्लान भी करते हैं। हरीश कारण आप जानो हुआ पे, हाँ जी, थोड़ी देर पहले बात भी करो थे उनके बारे में। हरीश चिकारा पे केस कर रखा है सपना चौधरी ने। अच्छा, तो वो केस में हरीश चिकारा का वर्जन यो है, सपना चौधरी का वर्जन यो है कि उसने मेरे सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कुछ गलत चीजें लिखी, इसलिए वो केस चलने लग रहा है। हरीश चिकारा ने कहा मैंने छोरा उनकी बधाई दी थी, वीर साहब उधर सपना चौधरी थे। तो एक चीज बताओ आप कि आप कलाकार हो, जब किसी ने बधाई दी और दूसरा केस ठोक दे तो आप क्या कहोगे उस पर? बयागत फिर मैं बधाई कौन दूं, बस और क्या कहूँगा। और तो क्या कौन सही था उसमें? सपना वाली कंट्रोवर्सी तो आपके देखो मुझे पूरे मामले का पता नहीं, अगर बधाई देने से ही ऐसा काम है तो फिर वो गलत है। सपना के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि सपना जैसे मैंने कहा कि हट जाता हूँ गाना जो आपका सुपर हिट हुआ, उसने हरियाणा को पहचान दिलाई। तो सपना भी एक ऐसी कलाकार थी, ये कहना गलत नहीं है। आज ठीक है कि पारिवारिक जीवन में और तमाम चीजें होती है, इतने गाने उनके नहीं आ रहे हैं,
लेकिन बाहर जो बात करोगे ना हरियाणा से बाहर, तो सपना की तारीफ करने वाले लोग भी मिलते हैं, और हरियाणवी गानों को जिस ट्रैक पे उन्होंने गा दिया या परफॉर्म कर दिया, वो ट्रैक अपने आप में फिर बाद में उठ जाता था। सपना का कितना योगदान है बिग बॉस में? अगर मैं सही हूँ सोनू, परविंदर, स्वाति, तो बिग बॉस में जाने वाली भी हरियाणा से शायद पहली वही थी कलाकार के तौर पे। आप क्या कहोगे सपना के बारे में? सपना के बारे में मेरा तो इतना ही कहना है, क्योंकि उसने संघर्ष बहुत किया है। संघर्ष करके सपना की वजह से भी हरियाणवी कहीं ना कहीं, हमारी हरियाणी जो बोली है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक फैली है, और उसका संघर्ष भी दिखता है, क्योंकि हमने तो शुरुआत से देखा उसको, बिल्कुल हमारे साथ में उसने बिल्कुल जमा शुरुआती काम खूब किया है। और वो जो मतलब 100-200 रुपये से ले करके आज लाखों में पहुंची है, तो उसका संघर्ष है वो। और साथ में कहीं ना कहीं हरियाणवी बोली को भी मतलब प्रमोट किया उसने, और इस बात से हम नकार नहीं सकते। आखिरी सवाल मेरा, स्वाति, अगर आपका कोई हो तो, अब रामकेश भाई का क्या कुछ नया आने वाला है? क्योंकि आपके गानों में बहुत वैरायटी दिखी, पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, दादा लक्ष्मी चंद को भी याद कर सकते हैं। आपके साथ भी कौन सा ऐसा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो आप बताना चाहें हमारे माध्यम से और पहुंचाना चाहें? मेरा अभी एक गीत आएगा, बस उसकी स्थाई ही सुनाता हूँ मैं आपको। यही रिलीज हो रहा है पहली बार? हाँ बिल्कुल, मैं वर्डिंग ही बोल दूंगा बस उसको, कि क्या का करे गुमान बता, न तेरा घर का कोई सामान बता, ये तन भी तेरा अपनाना, और बस में ना तेरी जान बता, फिर क्या का करे गुमान बता। कि घमंड किस बात का है? तेरा कुछ अपना है ही नहीं, ये शरीर है जो, ये भी नहीं है तेरा अपना। एक आईना नहीं होता है, मुझे लग रहा है आपसे पूरे इस इंटरव्यू के दौरान कि रामकेश भाई ना एक आईना लेके घूम रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं, भाई देखो ऐसा है, ज़्यादा घमंड मत करो और ज़्यादा हेट मत फैलाओ। मतलब आप में शिक्षा दिख रही है चीज़ों में। मुझे एक बात समझ में आई है, दुख में और सुख में सिर्फ एक बाढ़ भर का अंतर होता है सर, मुझे जो आज तक समझ में आया है ये बात। जैसे बिल्कुल ये सुई है, ये बाढ़ समान जो फर्क है, आप इधर झुक गए ना थोड़ा सा भी तो खुशी ही खुशी है, इधर थोड़ा सा झुके तो दुख ही दुख है। अब मर्जी आपकी है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आप लिख दें? आप मैं काफ़ी लिखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर लिखता रहता हूँ, और मैं मोटिवेट करने वाली बातें ज़्यादा करता हूँ, और काफ़ी सारे मैंने गीत लिखे हैं मोटिवेट करने वाले गीत। मोटिवेशनल स्पीकर बताओ, फिर रात को लाइव आ जाए। नहीं देखो, अगर कामयाब होना है तो दुख सहना सीख ले, हर हालात में डट जा और खुश रहना सीख ले। ऊर्जा बहुत है, सही जगह पर लगा कर तो देख, मंजिल मिलेगी, आगे कदम बढ़ा कर तो देख, सही टाइम पे सही बात तू कहना सीख ले, हर हालात में डट जा और खुश रहना सीख ले। राम केस फिर एक दिन होगी जय जयकार तुम्हारी, दादा जगन्नाथ ने समझाई थी फिर भी समझ नहीं आ रही। इस जिंदगी की गेलियाँ थोड़ा सा फहना सीख ले, हर हालात में डट जा और खुश रहना सीख ले। तो लिखता रहता हूँ सर मैं, ये मोटिवेट सर करने आप वाली बात बहुत है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और आपके जो बेटे हैं हमने सुना है कि वो भी जो है इंडस्ट्री में अपना योगदान आने वाले टाइम में देने वाले, क्योंकि जिनके पिता इतना खूबसूरत लिखते हो, हरियाणा की इंडस्ट्री खासकर। नहीं, इसमें मैं सवाल पूछ दूंगा कि नेपोटिज्म तो फैला रहे हैं इंडस्ट्री में भी। नहीं, नेपोटिज्म नहीं है। मेरा बेटा सर 8 साल का है अभी, तो एक दिन वो घर पे थोड़ा सा गा रहा था, तो अब देखो क्या है, मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को रोकने की कोशिश की, मैं उसको रोकूं, तो मैंने उसको स्टूडियो में ले गया, मैं बोले कुछ गा के सुना, उसने गाया सर, बहुत अच्छा गाया। अब बहुत अच्छा गा रहा है तो मैं उसको रोकूं भी क्यों? मैंने गीत गाया भी, उसका इंटरेस्ट है, 8 साल का ही हुआ, अभी 9वीं साल में है। हमारा एक गीत आया अभी, पापा बेटा और देश, वो सुनना आप। वो था जैसे वो, और वो सच्चाई पे ही लिखा है। वो मेरे से है ना बार बार सवाल करता रहता है कुछ, मैं उसके जवाब देता हूँ, तो वो सवाल करता है गीत में कि बेशक छोटा बच्चा हूँ, अकल का थोड़ा कच्चा हूँ, अपने भारत देश को खान क्यों कहते ज्ञान की, पापा मुझको बात बताओ अपने हिंदुस्तान की। फिर मैं उसका जवाब देता हूँ, अपना भारत देश ये बेटा सबसे देश महान है, सारी दुनिया के लोगों ने लिया यहीं से ज्ञान है, जितने भारतवासी हैं सब ऋषियों की संतान है, सबसे पहले इसी धरा पे बही थी गंगा ज्ञान की, आओ बेटा बात बताऊं अपने हिंदुस्तान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल है मेरा रामकेश जी आपसे, अगर आप, लास्ट सवाल है, सिंगर लेखक गायक नहीं होते तो क्या होते? बस
क्योंकि जानना चाह रहे हैं भाई इसके अलावा आपके मैं जवाब देता हूँ आपके बिहार मोटिवेशनल स्पीकर होते और कहीं शिक्षक के तौर पर शिक्षा दे रहे होते। मैं कुछ नहीं होता सर, फिर सच बताऊं तो कुछ भी नहीं होता। मेरे पिताजी नु क्या करते, जब मैं छठी सातवीं में पढ़ता था, पाँचवीं छठी में, नु बोला ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा एक दिन, ऐसा बोलते थे, मुझे याद है। पढ़ाई में मैं मतलब पाँचवीं छठी तक बड़ा होशियार था जी, तो नु क्या करते बहुत बड़ा अफसर बनेगा ये एक दिन। लेकिन उनकी उम्मीदों पर मैं बिल्कुल खरा नहीं उतरा। मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा था, तू सच में यार अफसर के अफसर भी यार, जब तू जाता है, हम कहीं कई बार जाते हैं ना, कहीं मान लो हम एसपी ऑफिस में चले गए, खड़ा हो जाता, अरे सर नू ऐसे मेरे बाबू ने कहा भाई तू तो अफसर से भी बड़ा लगे मैंने, मतलब ऐसा होता है सर। और बहुत ज्यादा उस टाइप पे तो सीना चौड़ा जिसने कहा। देखो क्या है जी, मैं अब अपने आप के बारे में बड़ी बात करूं, सच बताऊं तो मैं इतना तो खैर नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा महान हो गया हूं, लेकिन मुझे अब कोई मेरी तारीफ़ करे तो मुझे दुख नहीं होता, कोई तारीफ़ करे तो मुझे मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत तारीफ, और कोई मेरे को गाली दे तो मुझे दुख भी नहीं होता। मतलब थोड़ा सा एक संभाव सा थोड़ा थोड़ा आ गया है मेरे अंदर, मुझे समझ में आने लगी बातें कि जीवन है ना, मतलब अपने तरीके से जीना है, किसी के लिए बुरी बात नहीं करनी है, अपने लिए अच्छे से हम ऐसा काम करते चले जाएं कि मन को खुशी मिलती रहे, आत्मा तृप्त होती रहे थोड़ी सी, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया। इतनी समझ है बस, ज्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है अब तक का हमारा सबसे खूबसूरत ये इंटरव्यू। आपने हमारे हर तीखे हर मीठे आपकी राजनीति से जुड़े हुए जो विचार हैं या हरियाणा की संस्कृति ने लेके आपके करियर से संबंधित आपने हर सवाल का जवाब दिया, और हरियाणा की संस्कृति ने बचाने खातर एक बहुत खूबसूरत पहल जो है वो आपकी तरफ से की गई, और हम इस चीज़ का सच में बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि हम खुद हरियाणा से हैं, और बड़ा फक्र महसूस हुआ जब आपके मुंह से हम रागनी सुनते हैं, गीत सुनते हैं, वो गाने सुनते हैं जो ऐसा फील कराते हैं कि हम सच में बहुत महान प्रदेश से बिलोंग करते हैं सर। बहुत बहुत नहीं, महान प्रदेश तो है ही, करते क्या है आपको नहीं बिलोंग करते हैं थोड़ा। एक बात बता, नहीं एक बात और बताता हूँ सर आपको, आज ये पता नहीं किसी ने बताई है कि नहीं आपको, जो ये फिल्में चली हैं ये हमारे यहाँ से चली, हरियाणा से। देखिए क्या है, ये विधाएं होती हैं अलग अलग, जैसे जब तक हमारे यहाँ पे फिल्में नहीं बनती थी भारत में तो फिल्म पहली 1931 में या 30 में आई थी राजा हरिश्चंद्र, वो भी लक्ष्मीचंद जी का सांग ही था, यूं का यूं उठा लिया था। सांग एक पूरी की पूरी फिल्म है, जो सांग की विधा है उसमें हर एक चीज़ है, स्टोरी है उसमें इमोशन है, उसमें गाना है, उसमें हर एक चीज़ है। सांग के ऊपर ही फिल्में बनी है अपने यहाँ पर तो, और पहली जो भारत की फिल्म है वो सांग ही था, राजा हरिश्चंद्र का, और वो वही फिल्म थी। तो पूरी की कहीं ना हमारी जो मतलब कल्चर है ना, इतना ज़्यादा रिच है, यहीं से निकला सब कुछ। ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है। जितनी फिल्में गाने आप देखो, उस समय के गाने सुन लो आप, बिल्कुल अपने रागनियों जैसे गाने हैं, वो वहीं से। बहुत सारे गाने हमारे यहाँ से तर्जें कंपोजिशनें वो ले गई हैं बाहर, अपने हिंदी गानों में भी बहुत ही गजब। और यही इसी एरिया के, उस समय हरियाणा नहीं था, ये जो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है अपना, इसी के तो निर्माता थे जो फिल्म जी इन्होंने शुरू की, पृथ्वीराज कपूर जी जिन्होंने शुरुआत की, दादा साहब फाल्के, और ये सब ये यहीं से आए थे, यहीं से चले गए थे। चलो पार्ट 2 लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामकेश भाई, जीवनपुरिया साहब, बहुत तमाम मुद्दों पर, और शुक्रिया इसलिए भी कि बात कुछ ऐसी भी निकल गई जो इधर उधर भी थी, लेकिन जैसा आपका नेचर है, जैसे आपके गाने हैं, आपने बिल्कुल संभाल के रखा और सीधा रखा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे इस इंटरव्यू का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो इतना अच्छा जो आपने पहल की है, एक तो हरियाणवी कल्चर के बारे में लोगों को पता चल रहा है, और हरियाणवी कलाकारों को आप जो प्रमोशन दे रहे हैं, इसके लिए हम तो आपके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप, हम इसके लिए आभारी रहेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।